सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा की जमानत बाज़द गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त सुनी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच का हिस्सा थे। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए जमानत मंजूर की। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स थे कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। वकील PTI ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि स्पीडी ट्रायल हर मुलजिम का हक होता है। आप क्यों चाहते हैं ट्रायल जल्दी मुकम्मल ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, पुलिस के तमाम IGs और इलेक्शन कमीशन को PTI उम्मीदवारों को तंग ना करने और शिकायत दूर करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अखबारात में सब आ रहा है इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। अदालत ने हुक्म दिया कि PTI उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट आने वाले इन 2 बड़े फैसलों के सियासत पर क्या असरात होंगे, इसी से आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन जनाब हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, यकीनन ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबरें। आज 2 तरह का रिलीफ मिला और जिस तरह साइफर केस की बात हुई है उससे तो लगता है कि जो इत्तेजाज साहब कह रहे थे कि साइफर सफर है, आज तो रिमार्क से और जो जमानत हुई है उससे तो लग रहा है बात दुरुस्त थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, इस तरह है कि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन एक जनरली एक इंसान को एक पता होता है कि कौन से केस सीरियस हैं, कौन से केस नहीं हैं। इस केस के ऊपर जब साइफर की बात हुई थी तो बहुत पहले मुझे याद है अक्टूबर 2022 में एक ऑफिशियल बयान फॉरेन ऑफिस से आया था कि साइफर नेवर लेफ्ट फॉरेन ऑफिस एंड देयर इज़ नो मिसिंग कॉपी ऑफ इट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बाकी चूँकि ये अभी भी सब जुडिश है तो बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो जितने लॉयर्स को मैंने सुना है, दोनों साइड्स के लॉयर्स को सुना है, जो टीवी पे बोलते हैं और इधर उधर भी वो हो रहे होते हैं, तो मेरा तो अपना ख्याल ये था कि ये इन द फर्स्ट प्लेस ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था, ये केस उधर ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन चले, सुन लिया, कोई बात नहीं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारा सिस्टम 100% जस्टिस पे नहीं बुनियाद करता। हमारा सिस्टम बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर बुनियाद करता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स पाकिस्तान आज उधर है जहाँ हम हैं। क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल था कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, निज़ाम मीन सिस्टम, कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का या जो जुल्म का होता है, और जुल्म नाइंसाफ़ी होती है, वो निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये और अगर हम लोग कभी अपने आप अपने गिरबान में जान के देखें, एज ए कौम, मैं PTI या किसी की बात नहीं कर रहा, एज ए कौम जी, आप लोग एंकर्स, हम डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, आर्मी वाले, ब्यूरोक्रेसी, हम सारे अपने आप को देखें, क्या हम वाकई इस मुल्क के साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हम लोग अपने अपने मतलब के लिए इस मुल्क को इस्तेमाल करते हैं। कोई इस मुल्क से पैसा लेके बाहर चला जाता है, उसके 16 साल का बच्चा बिलियनियर बन जाता है। अभी कल बात हो रही थी, वो एक तनवीर साहब हैं अमेरिका से, उन्होंने कितने अरबों रुपए यहाँ पे नस्ट वाले को दे दिए। ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो यहाँ रहते हैं और जायदाद बाहर बना रहे हैं, पैसा बाहर भेज जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तानी ज़्यादा हैं जो यहाँ रहते हुए पाकिस्तान का जो हक है वो उसको देते नहीं है और पाकिस्तान से सब कुछ लेकर चले जाते हैं। तो हमने देखना है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमने अपने आप को ठीक करना है, और हमने अपने आप को ठीक करने के लिए मैं ये समझता हूँ ये पहला मौका आ रहा है कि जिसमें अवाम के लिए एक ऐसा टाइम आ गया है कि अवाम निकले,
80-90% लोग निकले। मतलब ये अगर 12.5 करोड़ वोटर हैं जी। तो 9.5-10 करोड़ बाहर निकले और वोट दें। और आपको अगर पीटीआई नहीं पसंद मत दें वोट, अगर पीटीआई पसंद है तो वोट दें और अपने मतलब के लोगों को लेकर आए ताकि कल को आप सवाल करें। जब हम लोग कीमे वाले नान खा लेते हैं या बिरयानी खा लेते हैं या 1500 रुपए ले लेते हैं, हम अपना वोट टेक्निकली बेच देते हैं। अब उसके बाद जो मिडिल मैन होता है वो जितना मर्जी का उससे प्रॉफिट बनाए। तो आप लोग किसी को प्रॉफिट मत बनाने दे अपने वोट से और खुद अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं उस शख्स के लिए, उस पार्टी के लिए जिस पे आपको एतमाद है। और ये जो भंवर जिसमें हम फंसे हुए थे ना उससे निकलें। सही सेक्रेटरी साहब, यही है कि आप बिरयानी नान बेशक खा लें लेकिन वोट जिसको आप समझते हैं कि दुरुस्त है उसको बाद में दे दें, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हसन साहब, पाशा साहब, सेंटर साहब ने ज़ाहिर है सियासतदान है, उन्होंने सियासी हवाले से बात की। ये फरमाइएगा जिस तरह हमने तोशाखाना केस देखा तब भी आपसे बात हुई थी, हक़ दिफा का मामला, और फिर आगे वो केस उस तरह चल नहीं सका, अभी तक चल रहा है, कन्विक्शन तो उसमें कायम है। यहाँ पर भी हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मोहतरम ने यह भी सवाल किया कि इसमें तो सजाए मौत के तो केस ही नहीं बनता और किस तरह से किसी दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ तो उसमें कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ सका। तो सबसे अहम पॉइंट लगता है कि ये था जिसकी वजह से ज़मानत मिल सकी कि ये किस तरह से सजाए मौत का केस बना दिया गया किस दुश्मन मुल्क को, क्योंकि जो कानून था उसमें है कि दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ हो। फिर ये भी बात नहीं समझ आ सकी कि एक्चुअल साइफर कोड्स वगैरह वो भी कोई कहीं गए नहीं है, वो भी वहीं पर है, वजारत खारजा में है, वजारत खारजा कंप्लेनेंट बनती है तो वजारत दाखिला बन गई। ये टेक्निकल पॉइंट्स थे जहाँ पर लगता है कि प्रोसिक्यूशन मुतमईन नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट को। देखिए उसामा साहब, इसमें प्रोसिक्यूशन से ज़्यादा साबिक चेयरमैन पीटीआई का ज़्यादा कसूर समझता हूँ कि उन्होंने साइफ़र को इस अंदाज़ में पब्लिकली और पेश किया, मीडिया पे भी पेश किया कि उस पर वो खेले तो खूब, उन्होंने बड़ा अच्छा बयानिया बनाया और पब्लिक को अट्रैक्ट भी किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक जो गलती की वो ये की कि अपने लिए एक केस को बनवा लिया। राइट फ्रॉम द बिगनिंग देखें कि फ़र्स्ट टाइम जब साइफ़र को उन्होंने जलसे में पेश किया, चाहे वो सफ़ेद कागज़ था लेकिन उन्होंने साइफ़र बना के पेश किया पूरी कौम के सामने, तो उसका क्या नतीजा निकला। फिर उन्होंने तस्लीम किया कि ये मेरे पास था, गुम हो गया। ये बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। अपने बयानियों को दुरुस्त साबित करने के लिए वो ये बातें करते रहे जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ एक केस बनाया गया। अब जहाँ तक तो केस की किस्मत और तकदीर का ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल है इस वक्त बात करनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट के पास सब जुडिस है और ट्रायल हो रहा है और ट्रायल के बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि प्रोसिक्यूशन ने कोई ऐसी एविडेंस पेश की है जिससे सज़ा का केस बनता है या नहीं बनता। और जो डिफेंस में उन्होंने इतना केस डिसप्रूव कर दिया है कि वो बरी होने का केस बनता है। वो तो सर जहाँ तक जी जी आज की कार्रवाई पर जी उसी तरफ आप फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि जहाँ तक तो आज की हेयरिंग का ताल्लुक है, तो जो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने बड़े अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, रिमार्क्स दिए, लेकिन उनमें से कोई एक भी हिस्सा ना बन सका उस आर्डर का जिसमें बेल ग्रांट की गई। उन्होंने, क्योंकि इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर आर्डर का हिस्सा बनती तो फिर ट्रायल कोर्ट के प्रेजुडिस होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे, जो कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया और मुनासिब तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशन तो दे दी लेकिन उसको आर्डर का हिस्सा नहीं बनाया। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये आती रहती हैं और ठीक है, और आपने देखा होगा कई दफ़ा बड़े इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुने, जजेस की ऑब्जर्वेशंस भी आई, लेकिन जब डिसीजन आया तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट आया और वो उससे हट के आया। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल केस बना है, ट्रायल उसका हो रहा है और उसका फैसला अभी आना बाकी है। इसके लिए मैं एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ कि मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको ना तो इन कैमरा होना चाहिए ना जेल में होना चाहिए, ये ट्रायल ओपन होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को पता चलना चाहिए कि इल्ज़ाम क्या है, पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए कि क्या डिफेंस लिया गया है। और क्योंकि एक बड़ी पार्टी के वो लीडर है
साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, तो इसलिए ये चीज़ें सामने। और आप देख लें इनके साबिक वज़ीर आज़म होने की वजह से आज के दोनों सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग हुए हैं, यानी कि ये कानून की कुतब में ये परमानेंट बेसिस पे ये उसका हिस्सा होंगे और लोग फॉर एंड अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा पाशा साहब, इस पर मैं दोबारा आऊँगा कि जो आपने पॉइंट रेज़ किया कि ये सीक्रेट बिल्कुल या इन कैमरा नहीं होना चाहिए, बड़ा अहम है। मोहम्मद साहब, जिस तरह हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के बानी को ये सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने खुद आबैल मुझे मार वाला मामला किया, ये साइफर वाला मामला इतना सेंसिटिव था कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल ना करते, बस डिमार्च कर दिया, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, फिर दोबारा इजलास शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, ख़त्म हो गई कहानी। उसको इस तरह जलसों में जाकर और एक उस पर बयानिया ना बनाते। देखिए, मैं इससे ज़रा इख्तिलाफ करता हूँ। मैं इख्तिलाफ क्यों करता हूँ? मैं इख्तिलाफ इसलिए करता हूँ कि अगर हम उस साइफर का मतन देखें तो वो मतन ये कहता है कि एक मुल्क का लीडर दूसरे मुल्क के लोगों को, क्योंकि वो मुखातिब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से मुखातिब नहीं है, वो फॉरेन मिनिस्टर से मुखातिब नहीं है, लेकिन वो हुकूमत की बाज़ लोगों से मुखातिब है। वो कौन लोग हैं और उनसे वो मुखातिब होकर क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगों ने इस हुकूमत को हटा दिया तो फिर ठीक है, हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। अगर आपने इस हुकूमत को नहीं हटाया तो फिर इसका मतलब है आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, सज़ा मिलेगी। अब इससे मैं एज अ पाकिस्तानी, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूँ ये मेरा इस्तेहकाक मजरू है। क्या मैं वाकई एक भेड़ बकरी हूँ? क्या मैं वाकई एक ग़ुलाम हूँ? क्या हमारे पुराने लीडरों ने हमें ग़ुलामों की तरह लोगों के सामने पेश किया था कि वो कह देंगे कि ये कर लो और हम वो कर लेंगे? क्या हम वाकई इस बयानी के साथ चलेंगे कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूज़र्स? या क्या हम कभी इस जगह पर आ जाएंगे कि हम कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट? हम आपकी बात तब तक मानेंगे जब तक आप हमारे साथ दोस्ती के लेवल पे बराबर के लेवल से आप होंगे, अमीर अपनी जगह पर होंगे, हम गरीब होंगे पर हम बेगैरत नहीं होंगे। हम गरीब होंगे लेकिन हम आपके डिक्टेशन नहीं सुनेंगे। हमने इसे डिक्टेशन की वजह से तकरीबन 80,000 लोगों की जानें गंवा दी है। हमने इस डिक्टेशन की वजह से और बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स की वजह से, वो कहते हैं ना पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, हमने 6 अरब डॉलर कमाने के चक्रों में हमने 200 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया। आप मुझे बात बताएं, ये किस किस्म के लोग थे जिन्होंने ये फैसले किए और इस मुल्क को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां आज हम हैं? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ही है, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स। सो आप चूज नहीं कर सकते, यू आर अ बेगर। हम लोग बेगर्स हैं, हमें उन लोगों ने बेच दिया है इन मुल्कों के सामने। हमें एक यूरोपियन यूनियन से बंदा उठकर कह सकते हैं कि तुमने उधर ये चिट्ठी लिखनी है। अरे हमारी औकात उन्होंने हमें बताई है कि जो हम कहेंगे वो करोगे। कब तक ये औकात हमारी रहेगी? इसलिए कब तक हम इन लोगों की इस किस्म की बातें सुनेंगे? किसी और मुल्क को ये कह सकते हैं, ये बांग्लादेश को नहीं कह सकते, ये अफगानिस्तान को नहीं कह सकते, हमें क्यों कहते हैं? मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है। अच्छा, और इसलिए लोगों के सामने लाना जरूरी था। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, दूसरा मामला था लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसमें भी बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन आई है और अगेन जो रिमार्क्स हैं या कह दिया गया कि जी ये जो खदशात इनको दूर करें, मिलें, और उसके बाद कहा गया तहरीक इंसाफ का एक वफ्द गया और उसके बाद शोएब शाहीन साहब ने कहा जी काफ़ी अच्छी वो खुशगवार मुलाकात रही कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स ही नहीं फाइल करने दिए जा रहे हैं, कोई आता है गिरफ्तार कर लेता है, कोई आता है फाड़ देता है, कोई दफ्तर ही नहीं एंटर होने देता, वकीलों को भी पकड़ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो जो आपने वो कहा था इस्तीफ़ा दे दें, तो ऐसे लगता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक मोहर लग गई है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा। ये रिमार्क्स थे अगेन कि जी आप जेल में जाकर ट्रायल कर रहे हैं, आप इलेक्शन कराएं, आप किस तरफ लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल उसामा साहब, बात यह है कि खैर पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया था, लेकिन इन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया था कि मौजूदा चीफ़ इलेक्शन के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात फ्री एंड फेयर होना मुमकिन नहीं है। उनकी शफाफियत पे हमने कहा था कि ये मुमकिन नहीं होगा, और साथ ही साथ हमने डिमांड की थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना
ज़रूरी हैं और इससे ज़्यादा ज़रूरी साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा किया था कि वो वाहिद इदारा है जो कि इस साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की ज़मानत दे सकता है। और आज थैंक्स गॉड के आज हमारी बात सही साबित हुई, हमारा मुतालबा तस्लीम किया गया। आज एक ऐसा ऑर्डर आया कि कल पिटीशन फाइल हुई तहरीक इंसाफ की, इनको ये गिला भी ख़त्म हुआ कि अदालतें हमारे केसेस फ़िक्स नहीं कर रही। अदालत ने कल की पिटीशन को आज फ़िक्स करके और बड़ा क्लियर कट अल्फाज में एक डायरेक्शन जारी कर दी और आज ही इनका डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एप्रिसिएशन देनी चाहिए कि उन्होंने दो काम बड़े राइटली वेल इन टाइम किए। नंबर एक कि रात को अदालत खुलवा के जो इन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन से स्केड्यूल की डिमांड की और वो आ गया। और दूसरा, आज हमारे मुतालबे पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करके ये डायरेक्शन दी और उसको आज मीटिंग भी हुई और उनको और लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, आज ही मेरे ज़िले चकवाल में एक वकील को पीटीआई से उसका ताल्लुक था, वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए तलागांग गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया 3 MPO में। नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराने गया और आपने उसको अरेस्ट कर लिया 3 MPO में। ना वो नारेबाजी कर रहा, ना उसके पास कोई असला, ना कोई उसने कोई जुलूस बनाया हुआ। तो ये चीज़ें बहरहाल अभी भी हैं और मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से ये ज़रूर कहूँगा कि इसका भी तदारक होना चाहिए। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम आज़ाद इवन जो उम्मीदवारान हैं उनको नहीं मिलेगी, इलेक्शन मुतनाज़िर रहेंगे। इसमें अब चूँकि सेंटर साहब के 2 दिन का मजीद इजाफा हो गया है, नून लीग ने कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल ठीक है 2 दिन मजीद नॉमिनेशन पेपर्स में मिल जाते हैं, तो आपके पास अब वक्त और आ गया है। ये जो अभी हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा इनका तो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो कह रहे हैं कि एक वकील साहब गए, उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, वो खुद इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो शिकायत आपकी तरफ से आ रही थी, फिर क्या ये सब रिटर्न में इनके एविडेंस हैं मौजूद? कुछ वीडियोस तो हैं कि कहीं गिरफ्तारी है, कहीं किसी को के छापे हैं, क्रैकडाउन है, कहीं इनकार किया जा रहा है कि जी हम पेपर ही नहीं लेते, कहीं पेपर छीन के फाड़े जा रहे हैं। ये अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, आपके वक्त की मुलाकात हो गई इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद अब क्या माहौल है? कुछ बेहतरी आई है इसके बाद या नहीं? देखिए, ये तो इन्होंने सिर्फ एक केस का जिक्र किया ना। मैं बखर नेशनल असेंबली 91 का बता सकता हूँ, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल की बात कर सकता हूँ, मैं बुनेर में मियाँ मोयुद्दीन की बात कर सकता हूँ, मैं विहाड़ी के हल्का PP 234 के जाहिद इकबाल साहब की बात कर सकता हूँ, मैं कोहाट से जो हैं कुरैशी साहब की बात कर सकता हूँ, मैं बन्नू से बात कर सकता हूँ, पख्तून यार खान की बात कर सकता हूँ, मैं कितने लोगों की बात बताऊँगा। लेकिन देखिए बात ये है, ये तो इंसिडेंट्स है ना, ये तो एक डिजीज़ के सिम्टम है। वो कभी यहाँ से कोई उठा रहे, कभी डिजीज़ कहाँ है? डिजीज़ तो उस ब्यूरोक्रेसी में है, डिजीज़ तो उस सिस्टम में जो ये सारी चीज़ करवा रही है। वो क्यों करवा रही है, वो किस लिए करवा रही है, और इलेक्शन का और अच्छा इसके पीछे चले जाते हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट, सबसे पहले तो वो चीज़ ऑलरेडी पंजाब और ख़ास तौर पे पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब और KP, ये तो ऑलरेडी है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब उसके बाद उनको बनाने वाले जो लोग थे वो कौन थे, क्यों थे, किस लिहाज से उन्होंने इनको सेलेक्ट किया। मैं एक और बात बता देता हूँ, हमने ये देखा है फवाद हसन फवाद के ऊपर भी है, और उसके अलावा बाकी जो है अहद चीमा के ऊपर है। फिर हमने देखा कि जो भुगटी साहब थे और जो प्राइम मिनिस्टर खुद थे, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब कंटेंडर्स में से एक थे, उन्होंने कहा था। फिर हमने ये भी देखा है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो था, वो लीडर ऑफ द हाउस के पार्टी के टिकट लेना चाहता था और वो उनकी पार्टी में शामिल भी हो गया जिस दिन वो छोड़ दिया जी। जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो ये सिस्टम हमें क्या बताता है? ये सिस्टम हमें बताता है कि हमारा सिस्टम रॉटन है, हमारे सिस्टम के अंदर सच्चाई नहीं है, झूठ है, हमारे सिस्टम के अंदर बेईमान लोग हैं, हमारे सिस्टम के अंदर हम लोग इस मुल्क के लिए नहीं, हम लोग
अपनी ज़ात के लिए या किसी और चीज़ के लिए हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं जाता। अफसोस की बात है कि 75 साल बाद भी पाकिस्तान में हम बेसिक चीज़ फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं करा सकते। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरा मुल्क है कि जिसमें दुनिया की हर एक नेमत अल्लाह ताला ने इसको फबैय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो सारी चीजें दे दी हैं जिनकी हम जितनी मर्ज़ी शुक्र अदा करें कम है। लेकिन हमने उसके साथ क्या किया है? हम उसके साथ ये काम कर रहे हैं। ये कर कौन रहा है? सवाल ये होता है ये कर कौन रहा है, करा कौन रहा है और क्यों करा रहा है? अच्छा, अब ये बिल्कुल आपकी बात सही कि उनको खौफ खुदा नहीं है कि उनसे कभी पूछ कुछ क़यामत वाले दिन, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे? आई एम जस्ट वंडरिंग। चलें जी, ये चीज़ें सर अगर इन चीज़ों का एहसास हो तो फिर ऐसे मसाइल ही क्यों हो। इसीलिए दुनिया में कानून भी है कि यहाँ भी किसी से पूछगछ होनी चाहिए। हसन रज़ा पाशा साहब, एक और मामला है। अब जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो गई, आपने खुद उसके बारे में फरमाया कि आपके नोटिस में भी एक केस आया वकील साहब का, जबकि इसीलिए शायद तहरीक-ए-इंसाफ ने वकला को आगे किया कि इनको डर था कि इस तरह के मामला होंगे, लेकिन वकला का भी कोई लिहाज नहीं किया गया। अभी ये भी है कि वज़ीराबाद में भी इन्होंने कोई कन्वेंशन करना था, उसमें भी मसाइल हुए। तो अगर यही सिलसिला रहा, क्योंकि किसी और पार्टी को शिकायत नज़र नहीं आ रही। अभी हमने देखा परवेज़ खटक साहब हैं, शेड्यूल आने के बाद उनकी पार्टी जो है उसका नाम भी आ गया, सारा कुछ मामला उनका हो गया, वो रजिस्टर हो गई तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट्री के नाम से। लेकिन एक ही जमात है जो शिकायत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी उसका नोटिस लेती है और कहती है जी इसको देखा जाए। अब है मामला इनके इंतखाबी निशान का। आप ये कहते हैं कि गलतियां थीं, झोल थे अपनी जगह, लेकिन अब इस वक्त आकर इंतखाबी निशान नहीं छीनना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी कह दिया 22 दिसंबर तक दें। तो ये पेशावर हाई कोर्ट रहने पर हर चीज़ अदालतों को क्यों करवानी पड़ रही है? और आपको क्या लगता है ये फैसला अगर इनके खिलाफ आ जाता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर नहीं और जनाब वो इंतखाबी निशान ले लिया जाता है, तो फिर एक नया मसला खड़ा हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें भी हम समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को उनका जो इंतखाबी निशान है वो मिलना चाहिए और इसको पार्टी को एलिमिनेट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इसके लाखों वोटर्स हैं उनका पूरा हक है, बुनियादी हक है ये कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट्स को वोट दें। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन वोट देना उनका बुनियादी हक है जो कि उनसे नहीं छीनना चाहिए। 9 मई के वाक़यात को हम सब कंडेम करते हैं, पीटीआई के जो मौजूदा लीडरशिप है वो भी कंडेम कर रही है, लेकिन वो सज़ा भी या जज़ा भी भुगत रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं ट्रायल। लेकिन जो मासूम लोग जो किसी अकीदत की वजह से, किसी वाबस्तगी की लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से इसके साथ अटैच हैं, तो फिर उनका राइट जो है वो उनसे छीनना नहीं चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, और जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, तहरीक दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के लिए अब मसला बन गया है किससे सीट एडजस्टमेंट करें, और हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा से जानेंगे कि ये मामला क्या है। क्या उनकी जब ज़रूरत थी उन इस्तेमाल किया, हुकूमत गिरा दी, अब उसके बाद उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही, कहाँ जाकर बात संभलेगी, या इसी तरह इलेक्शंस आ जाएंगे और पता ही नहीं कि कौन किस तरफ जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। कुछ अर्सा पहले की बात है, मियां नवाज शरीफ साहब की जब वापसी हुई तो उसके बाद बड़ी हलचल मची और बहुत सी मुलाकातें शुरू हो गई। हमने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों से मुलाकातें, मुस्लिम काफ से मुलाकातें, MQM है, बाप पार्टी है, सब लोगों से मुलाकातें, इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन अब अचानक ऐसे लग रहा है कि एक जमूद सा है, मुश्किलात हैं। मियां जावेद लतीफ़, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वाज़ेह कह दिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब की हद तक हम किसी से भी किसी तरह का इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट करें। तो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या बनेगा? उनसे तो बड़े वादे वईद थे, बड़ा वाज़ेहता के साथ चला जाएगा। महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। महमूद मौलवी साहब, एक तरफ कहा जाता है जी बातचीत चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जब कह ही दिया जाए, मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप जानते हैं कि कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा ने जो बात करनी होती है वो मियां जावेद लतीफ़ साहब कर देते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट का, तो फिर आगे क्या बात बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट के उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की,
और बातें भी हो रही हैं और इसमें हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं PMLN से, मगर उसकी मेन वजह ये है कि हमारे 52 से 53 लोग जो है कैंडिडेट्स हैं जो कि पंजाब में उतरे हुए हैं। अब हम अपने 52 कैंडिडेट्स में से हम 10-15 को भी नहीं बिठा सकते, और अगर वो 50-52 हमारे साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो उनके लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए पंजाब में तो बनने का सूरत ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा, देखें आप, ये देखें एक छोटा से शहर कराची में PMLN का और MQM का नहीं बन रहा है। उसकी वजह है कि 2 सीटों पर वो कहते हैं ये बैठ जाए, वो कहते हैं वो बैठ जाए। तो एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं होता। एडजस्टमेंट जो है इलेक्शंस के बाद आसान हो जाता है। इलेक्शन से पहले अपने कैंडिडेट्स को कहना कि जी बैठ जाओ, ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस वक्त जो है वो खुद देख रहे हैं, उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि IPP पंजाब में उनकी क्या, हमारी क्या पोजीशन है। देखिए हमने तकरीबन 50 कैंडिडेट्स तो सिंध में उतार दिए। तो इसका मतलब है मोहम्मद वली साहब कि अभी जो सूरत हाल है वो ऐसे लग रहा है कि शायद आप ये भी सोच रहे हैं कि हम एज एन इंडिपेंडेंट बिल्कुल पार्टी बगैर किसी सीट एडजस्टमेंट के हम मुकाबला करें नून लीग के साथ भी। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही होगा अल्टीमेटली। उसकी वजह यह है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा बनता हुआ, मगर उसकी वजह कि मैं पंजाब के डायनामिक्स को इतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ, और अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब इसको हैंडल कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकूँगा। तो मगर नज़र जो आ रहा है मुझे वो ये है कि ये बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो इससे मुश्किल नहीं हो जाएगी कि आप देखें कि सब वोटर की नज़र में कि जी साथ थे, साथ चलना था, लेकिन अब एक दूसरे के हम मुखालिफ हो गए हैं, तो था तहरीक इंसाफ का भी वोट आपके साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग उनके वोटर हैं वो तो समझेंगे कि जी ये तो नून लीग की तरफ हैं, और नून लीग का वोटर जो है वो तो नून लीग के साथ ही जाएगा, तो इसमें तो वोट डिवाइड हो जाएगा। नहीं देखें, मैं बताऊं, हमारे जो वोटर्स हैं, स्पेशली पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं जिनके अपने भी वोट हैं। देखिए पार्टी के वोट्स तो होते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जिनके अपने ज़ाती वोट्स होते हैं, और स्पेशली जो है पंजाब के, जो मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप देहातों में जाते हैं तो हर एक का अपना वोट होता है। वहाँ पे कास्ट सिस्टम ज़्यादा है, उनके अपने कास्ट के वोट होते हैं। तो और उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं देख रहा हूँ कि हम काफ़ी कंफर्टेबल होंगे पंजाब में, और सिंध में भी हम इंशाल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे आने वाले वक्त में। हमारे पास कल जो है कुछ और बड़े लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह सुबह हम आपको बता देंगे कुछ बड़े मैं कहूँगा जो इलेक्टेबल्स जो हैं या जिन्होंने MNA रह चुके हैं और MPA रह चुके हैं, वो कल सुबह इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। तो इसमें मोहम्मद वली साहब डिवाइड नहीं हो जाएगा वोट, आपको क्या लगता है इससे? देखिए वोट तो डिवाइड होगा, और देखना ये है कि किसको क्या मिलता है। देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स जो है ना, अल्लाह और अवाम के अलावा किसी को नहीं पता। देखिए अवाम, अल्लाह साथ हो, अवाम साथ हो तो आप जीतेंगे जी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसकी इतनी सीटें हैं और फिर सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल ये प्लान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक फार्मूला खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है जो अभी तक चल रहा है, जब वाज़े तौर पर फाइनल हो जाएगा फिर, लेकिन ये उसूली तौर पर फैसला हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्टी जीती थी, यानी जो भी सीट, उसको सब सपोर्ट करेंगे, जिसमें JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है, शेरपा ग्रुप है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और शायद अब JUI की जिम्मेदारी है वो नून लीग को भी इस पर मनाएं। और जहां रनर अप थे, मसलन किसी और जगह पर अगर तहरीक इंसाफ जीती हुई है, जमात इस्लामी, तो रनर अप जिस जमात का था उसको अब सारी जमातें सपोर्ट करेंगी। तो आपको नहीं लगता कि अगर पंजाब में भी कुछ ऐसा फार्मूला एडजस्ट कर लिया जाता, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास वहाँ हैं जो सीटें जीते हुए थे 2018 में, तो शायद कोई सूरत बन सकती? देखिए ये हमें तो ये फार्मूला एक्सेप्टेबल होगा, उसकी वजह ये PMLN को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसकी वजह ये हमारे जो कैंडिडेट्स हमने खड़े किए वो PTI के जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। वो इस जो पिछली गवर्नमेंट गई है उसके अंदर वो MNAs और MPs थे, तो उसको अगर आप उस फार्मूला को लेंगे तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बनिस्बत दूसरी पार्टी के, PMLN के। इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं, आपका ताल्लुक चूंकि कराची से है तो वहाँ भी आप कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही? देखिए इस फिल वक्त तो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, मगर हमारे दरवाजे खुले हैं सबके लिए,
और मतलब कोई भी अगर जहाँ पे हम देखेंगे मुनासिब दोनों पार्टीज को, जिसको बोलते हैं ना दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए। किसी एक पार्टी के लिए विन सिचुएशन हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमेशा एडजस्टमेंट वहाँ होती है जब जहाँ दोनों पार्टीज को जो है कंफर्टेबल भी हो और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो। लेकिन सर एमक्यूएम के साथ की जा सकती है सीट एडजस्टमेंट, लेकिन आपके साथ नहीं, ये कुछ अजीब सी बात नहीं? नहीं देखे, मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम के साथ भी इनकी सीट एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई ना। देखिए ना, मैंने पहले भी कहा हमारे दरवाजे खुले हुए, हम किसी के साथ भी जहां पे दोनों के लिए पार्टीज के लिए विन विन होगा हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट अगर वो चाहेंगे हम कर लेंगे। अच्छा। मगर इट हैज टू बी कंफर्टेबल फॉर बोथ साइड्स। किसी एक साइड के लिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम ये कहेंगे कि भाई हम आपको यहाँ हेल्प कर देंगे, आप हमें यहाँ हेल्प कर दो, इसको कहते हैं सीट एडजस्टमेंट। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि जी आपके कैंडिडेट्स ही खड़े ना हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ कोई बातचीत का इम्कान है? अगर उनकी तरफ से कोई राब्ता किया जाए, आप समझते हैं आप इसको सपोर्ट करेंगे? आपकी पार्टी समझती है कि उनके साथ चला जा सकता है? वाई नॉट, हमारे दरवाजे खुले, पीपल्स पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। कम से कम सिंध में मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पीपल्स पार्टी से। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पीपल्स पार्टी। ठीक है। और आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के चांसेस इस वक्त किस तरह से हैं? मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं उसके बाद आप क्या देख रहे हैं बतौर सियासतदान? उनके कुछ चांसेस बढ़े हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अंदर भी उनके प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जाहिर है ये सीट एडजस्टमेंट की बात चली थी, बातें हुई, मुलाकातें हुई, इसको देखा जाएगा। अब आप कह रहे हैं शायद ये बात बन ना सके, उनके अपने अंदर भी मसाइल हैं, क्योंकि कुछ मुनहरिफ अराकीन हैं जिनसे उन्होंने वादे किए हैं, कुछ को वो टिकट दे रहे हैं। जिस तरह राजा रियाज साहब तो बिल्कुल साथ शामिल हो गए, और भी बहुत से लोग हैं जिनको वो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं कर पा रहे वो अलग नाराज़, और जिन जगहों पर एडजस्ट कर रहे हैं तो वो अपने लोग नाराज़ होकर इंडिपेंडेंट इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं सरताज मेहताब अब्बासी साहब हों, शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है बतौर इंडिपेंडेंट, इसी तरह जावेद अब्बासी साहब। तो ये तो ऐसे लगता है कि नून लीग के लिए मसाइल कहीं बढ़ गए हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग के लिए मसाइल बढ़े हुए हैं, और पंजाब में भी बढ़े हुए हैं और दूसरी जगह में भी जहां वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वहां अल्लाह करे कि वो सीटें निकाल लें। क्योंकि देखिए अब सिंध में उन्होंने जीडीए के साथ किया है, अब वहां पे मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज कंफर्टेबल है, तो वहां वो चल जाएंगे। इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, जी। मैं कराची की बात नहीं, कराची में वो एमक्यूएम से कर रहे थे, इंटीरियर सिंध में उन्होंने जीडीए से किया है। देखिए इतना आसान ये इलेक्शन नहीं है, उसकी वजह ये है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन है। अच्छा। और ये कोई भी पार्टी क्लियर एंड क्लीन मेजॉरिटी नहीं ले जा सकेगी, और उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं जो देख रहा हूँ, मैंने पहले भी कई चैनल्स पे कह चुका हूँ कि एक नेशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी जिसमें ज़्यादातर पार्टीज़ के नुमाइंदे होंगे, और फिर वो जो है मुल्क को जो माशी बहरान से निकालेंगे। इसमें मैं तो जो कहूँगा हो सकता है इलेक्शंस के बाद पीटीआई के भी अगर मेंबर्स हो, व्हाई नॉट। देखिए ना, उसकी वजह कि मुल्क के मफाद में अगर उनके भी कुछ कैंडिडेट्स हों और वो भी आके जो ज्वाइन करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से उनको भी लेना चाहिए। उसकी वजह देखिए मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और हमें जो है उसको क्राइसिस से निकालना है, तो हमें पहले मुल्क के लिए सोचना है। पार्टी और पॉलिटिक्स बाद सेकेंडरी चीज हो जाती है। अगर हम पार्टी और पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देंगे तो ये मुल्क जो है काफी मैं कहूँगा बहरान में आ सकता है, और अगर ये माशी बहरान में हम आ गए इफेक्ट होगा आवाम को। उसकी वजह है कि जब महंगाई, आम आदमी जो है इसमें मुब्तला होगा, और उनके लिए देखें वैसे भी बड़ी अजाब इस वक्त चल रही है, महंगाई जो है उनके कमर तोड़ रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इतना आसान नहीं है कि आदमी देखें स्टेज पे खड़े होकर भाषण देना और बात है, और रियलिटी को फेस करना और बात है। आप ये देखें बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, और कीमतें, खुराक की कीमतें कम नहीं हो रही। ये तो मैं दुआएं दूंगा इंटीरियम गवर्नमेंट को, जो इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, अब जो कैंडिडेट्स की आपने बात की, तरीके इंसाफ की, कि अगर वो भी साथ आएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो अच्छी बात है, सबको स्पेस मिलनी चाहिए। लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ ज़ेर बहस है, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, डायरेक्शन देनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने भी माना।
और अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम आईजीज को कहा है कि ये जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स नहीं फाइल होने दिए जा रहे, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वकीला को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब थे, उन्होंने खुद लाइव अभी प्रोग्राम में बताया कि उनके जानने वाले चकवाल से वकील साहब थे जो किसी के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के तरीके इंसाफ के, उनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये आप समझते हैं तहरीके इंसाफ को इतना को मार्जिन मिलने लगा है कि वो आगे आएंगे और फिर जाकर वो एक किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकें? अभी तो वो तो शिकायत कर रहे हैं हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। देखिए, इसमें मैं कहूँगा, इसमें जो है अदलिया अगर 9 मई के एक्चुअल किरदारों को, ठीक है ना, सज़ा दे देता ना, तो आज जो है ये मसाइल नहीं होते। देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अदलिया के अंदर 2 पहलू हैं। एक जो है मैं कहूँगा ताकतवर का अदलिया और एक मजलूम का अदलिया। एक जो है साहिब हैसियत का अदलिया और दूसरा गरीब आदमी का अदलिया। आप देखें ना, गरीब आदमी आज भी जो वर्कर है 9 मई वाले, वो तो जेलों में पिस रहे हैं, और जो ताकतवर और साहिब हैसियत है वो जो है बेले लेके निकले हुए हैं। देखिए, यही तो फर्क है। जब एक अदलिया होगी जो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे मजलूम हो, ठीक है ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी ताकतवर के लिए अदलिया कुछ और हो, रात को खुल जाए कोर्ट, और एक आम आदमी के लिए वो महीनों चक्कर लगाता रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? और जब तक हम इस मुल्क में इंसाफ नहीं देंगे तो मैं आपको बताऊं, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही महमूद, ये नहीं हो सकता है कि जी तो उनका भी फौजी ट्रायल कर लें। पहले भी तो कुछ लोग हैं, शायद 103 उनकी तादाद है, तो जो बरह रास्त हैं, तो अब खुद डिसाइड किया ना वजारत दाखिला ने कि किन का फौजी ट्रायल होगा, किन का जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। कुछ लोग अभी भी यह है कि जमानत लेते हैं, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर अभी जो लोग नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है कई का, ज्यादातर का शायद 9 मई से, वरना उनके नाम पहले ही डाल दिए जाते हैं, आप गिरफ्तार कर लें। सर, अगर उनका कोई ताल्लुक 9 मई से नहीं है और उनका कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं वो जो है खुद जो है आपको मजम्मत उनके साथ हूँ, और इसकी जो है मैं मजम्मत करता हूँ कि उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जो 9 मई में मुलव्वस नहीं थे या जिनमें 9 मई में किसी ना किसी तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनके ऊपर तो एक्शन होगा, ठीक है ना। वो आज बाहर निकले या कल बाहर निकले, देखिए छुपने से चीजें जो है ना टल तो नहीं जाती ना। ये तो नहीं हो सकता है कि एक आदमी साल भर छुपा हुआ उसके बाद वो बाहर आए तो हम कहेंगे जी हम उसके साथ ज्यादती हो रही है। अगर वो एक वांटेड जो है पर्सन है तो उसको तो आज नहीं या कल गिरफ्तार होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। आपने के मुश्किल नज़र आ रहा है कि अब सीट एडजस्टमेंट हो सके, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने इलेक्टेबल्स हैं कि नून लीग उनको एडजस्ट नहीं कर सकती, और हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम सिर्फ 5-10 सीटों पर ही सीट एडजस्टमेंट कर सकें। तो लिहाजा अब लगता है कि अलग अलग ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, और जाहिर है कि वो मान रहे हैं कि इससे वोट डिवाइड होगा, और इससे नून लीग के लिए भी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी जाहिर है कि मुश्किल होगा कि वो ज़्यादा सीटें निकाल सकें। अब मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब जिस तरह हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी देखा कि ये सब इकट्ठे थे, अब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। अब आज की खबर तो यही है, महमूद मौलवी साहब ने कहा। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही अलग, क्योंकि उनकी एक अलग जमात है, अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जिसको गढ़ नून लीग कहती है कि नून लीग का गढ़ है जी लाहौर, वहाँ पर अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि एक जो अहम तरीन लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनमें से कोई लाहौर में इलेक्शन लड़ रहा हो। तो क्या इम्कानात हैं, और उसके बाद अब जब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे फिर क्या इम्कानात है कि आगे जाकर दोबारा इकट्ठे हों। जिस तरह अभी आपने सुना महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं जी एक फिर से नेशनल गवर्नमेंट हो सकती है, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को भी आना चाहिए, उनके भी लोग जो जीत कर आए उनको भी साथ शामिल होना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमें ज्वाइन किया है मौला बख्श चांडियो साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चांडियो साहब, ये फरमाइएगा कि ये बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं, और शायद एक अच्छा कदम है कि एक दफ़ा फिर पंजाब में और उसका दारुल हुकूमत लाहौर, वहाँ पर आप इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या इम्कानात देख रहे हैं? जाहिर है यहाँ पर जरदारी साहब भी आए हैं, बिलावल साहब भी आए हैं, लोगों से इंटरेक्शन किया है, कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको 8 फरवरी के? क्योंकि एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मकबूल थी लाहौर में।
देखिए, इंतखाबों का मतलब यकीनी कामयाबी या यकीन हारना तो नहीं होता है। इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए, ये एक सेहतमंद तब्दीली है। पाकिस्तान में सारी पार्टियों को, सारा मुल्क में इसे लेने चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम डरते बिल्कुल नहीं है, हम मौका जरूर दे रहे हैं। ये हमारा गढ़ रहा है, कभी हम इनको मौका दे रहे हैं। इससे हो सकता है कोई अचंभा हो जाए, सब लोग हैरान हो जाए। चाटी साहब, आप हमेशा सियासत में खुले दिल की बात करते हैं, एक अच्छी सियासत होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। ये जो हम देखते हैं कि सियासत में बहुत ज़्यादा एक तलखी आ जाती है, आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन आप कहते हैं हर एक को हर जगह से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो सिंध में जिस तरह से इत्तेहाद हम देख रहे हैं बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पहले भी हो चुका, तो इसके बाद कोई चांसेस आप देखते हैं कि इससे कोई टफ टाइम आपको मिल सकता है, कोई मुश्किल पेश आ सकती है, या आपको लगता है कि कोई मसला ही नहीं है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, चक्कर ही कोई नहीं कि जितने मर्जी लोग आ जाएं, पीपल्स पार्टी सिंध लाजिम व मलजूम हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी को वहां से कोई नहीं हिला सकता? हर इलेक्शन में ये इत्तेहाद बनाते हैं और ऐलान करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनेंगे जी। जब भी इनको छतरी मुयसर आई तो इनको मसनूई फतेह भी मिली। जब छतरी मुयसर नहीं आई तो कभी भी ये नहीं जीत सके। अभी भी अगर छतरी नहीं है तो इनकी ख्वाहिशी रह जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह फिर सिंध में उसी ताकत और जाओ जलाल से आएगी। तो आप कहते हैं नई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर है अब कि हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे हमने देखा कि पीडीएम के दौर में सब इकट्ठे चले, लेकिन जब जैसे इलेक्शंस आ रहे थे फिर हम देखते हैं कि नून लीग का निशाना पीपल्स पार्टी का निशाना नून लीग। अब मियाँ साहब तो गिला कर रहे हैं अहलियान सिंध से, बल्कि दूसरे भी शहरों के लोगों से कि जहाँ जहाँ उनको उस तरह वोट नहीं दिया जाता। वो कहते हैं जी कराची में अमन अमान हम लेकर आए, बेहतरी हम लेकर आए, वोट किसी और को दे दें, ये कैसे हो सकता है? सिंध में थर कोल का मंसूबा हम लेकर आए, वोट किसी और को आप दे दें, ये कैसे हो सकता है? वो तो गिना रहे हैं कि जो बेहतरी हुई है सिंध में, कराची में या पूरे मुल्क में हमने की, वोट किसी और को क्यों दिया जाता है? तो ये गिला है उनका, क्यों नहीं उनको सिंध में उस तरह पजीराई मिलती, जबकि वो कहते हैं जी काम तो हम इतने करते हैं वहाँ। कराची वाले और सिंध वाले एक ही है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। ये जहन में किसी ने बिठा दिया है। कराची वाले और सिंध वाले ये दो एक ही सूबे के दो शहर हैं और कोई फर्क नहीं है इसमें। लेकिन इनके जहन में है तो इनको आजमाने थे। न इन्होंने अमन अमान में कोई किरदार अदा किया था। अमन अमान में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो थे उनकी मेहनत थी, अफवाज पाकिस्तान की मेहनत थी, रेंजर की मेहनत थी, सबसे ज्यादा सिंध पुलिस की थी जिन्हें सबसे ज्यादा कुर्बानियां थी। ऐसे तो नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक है कोयले का, वो पूरी दुनिया जानती है। ये पराइयों तख्तियों पर लगाकर अपने तख्ते लगवा देते। कोयले का ये अगर कितना भी उठाने की कोशिश करे कि हमने हमारा है, दुनिया मानते हैं कोयला बेनजीर साहब के ख्वाब की ताबीर है। उन्होंने ये आगाज किया, फिर आसिफ ज़रदारी साहब ने इसको तकमील पर पहुंचाया। चांदनी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की खास तौर पर क़यादत है, वो ये समझती है, कारकुन ये समझते हैं कि जब भी नून लीग के साथ चले हैं, इत्तेहाद की कैफियत बनी है, जिस तरह से हमने पीछे देखा 16 माह की गवर्नमेंट, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी पंजाब को हुआ कि जी ये तो इकट्ठे हैं, तो एक ऑल्टरनेट बन नहीं पाता। और ज़ाहिर है फिर लोग तहरीक इंसाफ की तरफ ज़्यादा देखते हैं। अब बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि जी हम सरप्राइज़ देंगे रायवंड वालों को। आप समझते हैं कि पंजाब में कुछ ऐसी सूरत बन रही है? हम तो समझते हैं कि हमारे साथ नून लीग के साथ इनका मुख्तलिफ तरीका ये गए थे, कैदी पर आए, शहंशाह बनकर अदालत एयरपोर्ट पे चली गई, तो हम इसको आम तब्दीली कैसे महसूस करेंगे? जो बातें खान साहब के लिए बोलते थे कोई रियायत हासिल कर रहा है। जी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद नौजवान वोटर्स की है। 12 करोड़ 85 हज़ार से ज़्यादा वोटर्स हैं पाकिस्तान में लगभग, और इनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। तो उनके लिए क्या है, क्या वो आपकी तरफ माइल होंगे? सबसे ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर इस दफ़ा इस इलेक्शन में यही कहा जा रहा है कि जिस तरफ नौजवान होंगे वो इलेक्शन जितवा देंगे। और इसके साथ ये भी कि ज़ाहिर को मंशूर होगा कि जिस जमात का जो अट्रैक्ट करेगा नौजवानों को, तो वही तभी जाकर वो नौजवान आपको वोट करेंगे। तो ये बताइए कि इसमें नौजवानों के लिए क्या है और मंशूर क्या है जिस बयानिए पर, जिस स्लोगन पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है? मेरे ख्याल में बिलावल साहब जहाँ भी जाते हैं नौजवानों का हुजूम उनके साथ है, और बिलावल साहब ही इस मुल्क की हकीकी नौजवान क़यादत है। बाकी बुजुर्ग क़यादत को मैं बुरा भला तो कहता नहीं, कि मैं भी बुजुर्गों में शुमार हूँ, लेकिन जो सच्ची बात है इस मुल्क की हकीकी नौजवान क़यादत तो बिलावल साहब है।
अब अगर कोई ठीक। 70 साल और 72 साल वाला भी खुद को जवान क़यादत कहना शुरू करे तो उसका हल तो मेरे पास तो बहुत नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना बख्शांडियो साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो कह रहे हैं जी इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले अच्छा परफॉर्म किया है ख़ासतौर पर सिंध में, उसी तरह चलेंगे और इलेक्शन पंजाब में भी लड़ना उनका हक़ है। और वो कहते हैं कि हर दफ़ा हार और जीत गारंटी तो नहीं होती, अपनी वो ज़रूर कोशिश करेंगे। और नौजवानों के हवाले से जिस तरह उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े एक्टिव हैं और वो नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सराहेंगे। देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। अभी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है, मगर ये भी नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शंस के बाद दोबारा इकट्ठे भी हो जाएं। कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।